हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टार्टअप्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था। लास्ट टर्न पे जानबूझ के थोड़ा सा शॉर्ट सा सेशन लिया था क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी लाना चाहता था स्टार्टअप को लेके। मैं चाहता था कि थोड़ा सा आप लोग सर्फिंग कर लें स्टार्टअप्स को लेके, थोड़ा सा जी लें स्टार्टअप्स को लेके। बिकॉज आजकल की बदलती दुनिया, आजकल की डेवलपिंग दुनिया सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स की है और किसी की नहीं। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे जो पेजेस हम लोगों ने स्टडी करे थे स्टार्टअप्स के, आइए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग स्टार्टअप्स को लेके। 7-8 पेजेस जो हम लोगों ने कर लिए थे स्टार्टअप्स का, इंडिया की पॉलिसी देखी थी हम लोगों ने, और प्रोसेस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप देखा था। की पॉइंट्स देखे थे स्टार्टअप्स के लिए कि क्या क्या उनको सहूलियतें मिलती हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि एक बार में सारे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। इंडियन स्टेट्स विद स्टार्टअप पॉलिसी, अलग अलग स्टेट्स में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाता है अलग अलग। स्टार्टअप्स के लिए कुछ एग्जेम्पशंस थी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखी थी। तो गाइस आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने स्टार्टअप्स को लेके थोड़ी बहुत स्टडी कर ली होगी और थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज की स्टडी भी कर ली होगी। गाइस ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, एसबीईसी, ये बहुत ही ज्यादा लिविंग सब्जेक्ट है। मतलब इस सब्जेक्ट को आप बाकी सब्जेक्टों से थोड़ा सा डिफरेंट मान के चलिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए एक गारंटी है गाइस कि आप सीएस की प्रैक्टिस में जाएं, या आप सीएस में जॉब में जाएं, या आप एंटरप्रेन्योर बने, या आप स्टार्टअप कोई अपना खुद का खोलें। एसबीईसी सब्जेक्ट आपको कवर टू कवर, एसबीईसी सब्जेक्ट आपको कवर टू कवर पूरा का पूरा बेसिक जानकारी होनी पड़ेगी, चाहे आप कॉमर्स फील्ड के हों और चाहे ना हो। या प्राइवेट लिमिटेड तो बनानी पड़ेगी ना, पार्टनरशिप फर्म तो बनानी पड़ेगी ना, एलएलपी का नॉलेज तो होना ही होगा ना, एमसीए 21 की फाइलिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो गाइस जरा सोच के देखो, जो ये साइंस साइड वाले बच्चे स्टार्टअप्स में जाते होंगे, उनको भी सब्जेक्ट एसबीईसी के बारे में धीरे धीरे पूरा पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज अपने अंदर लाना ही पड़ता होगा। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने स्टार्टअप्स पढ़ा है या घर पे जाके थोड़ा सा स्टार्टअप्स को स्टडी किया, थोड़ा सा सर्फ किया, गूगल अप किया, तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स, टॉप क्लास स्टार्टअप्स क्या रहे। कई चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है ऑनलाइन डिजिटल टाइप की, जोमेटो स्विगी हम लोगों ने बात कर ही लिया था। मेडिसिन की फील्ड में 1mg स्टार्टअप है, लेमन ट्री है, ओयो है। इसमें सब में कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, अगर वर्ल्ड की टॉप 10 या टॉप 20 स्टार्टअप्स हम लोग निकालें तो शायद हमने सुनी भी नहीं होंगी, और वो इंडिया की स्टार्टअप से बहुत बड़ी होंगी। लेकिन हम लोग वो स्टार्टअप्स निकालते हैं जो हम लोगों ने सुनी हुई हैं और इंडिया की हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एक कंटेंट लाया हूं, ये देखिए, टॉप इंडियन स्टार्टअप्स द कंप्लीट लिस्ट। टॉप इंडियन स्टार्टअप्स द कंप्लीट लिस्ट, यानी कि इंडिया की टॉप स्टार्टअप्स हम लोग यहां स्टडी करने जा रहे हैं। और क्या है वो टॉप स्टार्टअप, जरा देखिए। यहां ये आदमी बैठा हुआ है, कंप्यूटर लगाए हुए है, पैसे रखे हुए, कुछ स्टार्टअप कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इंडिया में स्टार्टअप बूम कर रहा है बहुत तेजी से, और ये जो बूम कर रहा है इसमें अगर हम लोग देखें द 53 टॉप इंडियन स्टार्टअप्स, बाप रे बाप। मैं तो टॉप 10 टॉप 20 सोच रहा था आपसे शेयर करने के लिए, बट पर्सनली मैं बहुत लाइक कर रहा हूं इस चीज को, और मैं पूरे 53 का एक बार नाम जरूर देखूंगा। और आप 53 में से आधे नहीं जानते होंगे, लेकिन आधे जानते होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप आधे जानते होंगे, ठीक है ना। वाव मोमो करके कोई दुकान है, ये देखिए टीएम, ये जो टीएम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये टीएम का मतलब कि ये रजिस्टर्ड है। टीएम का मतलब है कि ये रजिस्टर्ड है। और ये मोमोज की कोई वो है, मतलब फूड चेन। ओला कैब्स, ओला कैब भी सोचो एक स्टार्टअप है। ओला कैब भी क्या है, एक स्टार्टअप है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2010 में फाउंड करी गई यार, अभी बताओ 10 साल हुए, मतलब ओला शुरू हुए 10 साल हो गए हैं। यहां मुझे क्रक्स एकेडमी शुरू हुए 16-17 साल हो गए। ऑफिस इन कर्नाटका। एड्रेस हेल्थ करके कोई इनकी हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जोमैटो, देखा
लगभग सारे स्टार्टअप्स के बारे में आपको पता है। 2008 में बनी है जोमेटो, ठीक है। पेटीएम 2010 में बनी है। अच्छा, सारे स्टार्टअप्स आप देखिए, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कोई 150 साल पुराना है। ये वन ऑफ द मोस्ट क्विक प्रोग्रेसिंग बिजनेस है। फ्रेश टू होम, ये लोग इंडिया नंबर 1 फिश एंड मीट ऑनलाइन मॉल है, ठीक है। फ्रेश मेन्यू भी उसी टाइप का कुछ है कि ये आपको फ्रेश फूड सप्लाई कर रहे हैं। फायरोब हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन फंडिंग देखिए कितनी है, $10.7 मिलियन। मायरा आई थिंक वो जो कपड़े वगैरह बेचती है, नहीं मेडिसिन बेचती है, ऑनलाइन फार्मेसी है भाई, फार्मेसी, सॉरी। द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन कैन बी डिलीवर्ड टू योर होम एट अ रैपिड रेट। कंपनी डील्स विद 1000 ट्रांजैक्शंस डेली, ठीक, एंड आर बैक्ड बाय बिग इन्वेस्टर्स। क्योर फिट हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये खिला खिला के आपको ठीक कर देते हैं। डुंजो ये स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, खाने पीने का ही है। हाँ ये देखिए, एक्चुअली खाने पीने के इसलिए ज्यादा फेमस हो गए कि एफएमसीजी सेक्टर होता है ना, एक बार मंगाया खाया खत्म। शटल ट्रांसपोर्ट ऐप है ये। डिजिट इंश्योरेंस, कॉम्प्लिकेटेड इंश्योरेंस सिस्टम को इजी बनाना। कूलबर्ग, ये कोई इनकी पार्टीज में नॉन एल्कोहलिक बियर सप्लाई करते हैं। अब थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं आगे, और नॉन वाले थोड़े से स्टडी करेंगे हम लोग। ये क्या है, इनोव8 कोवर्किंग, ये वर्क स्पेसेस दे रहे हैं आपको, देख रहे हैं ना, वर्क स्पेसेस, ऑफिस स्पेसेस दे रहे हैं आपको काम करने के लिए। जनरल इंश्योरेंस है ये कोई। ट्री होटल्स, ये ट्री होटल्स लाइक मैंने आपको बोला था ना अभी, कैन इट इज अ होटल चेन विद 400 होटल्स ओवर 70 सिटीज। बजट होटल्स हैं, छोटे छोटे कमर्शियल होटल्स हैं, और ये आपको फैसिलिटीज बहुत अच्छी देते हैं कम रेट पे। अब कोई नोन टाइप का पढ़ते हैं हम लोग, वेदांतु, ये भी कोई ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करती है, लिखा है ना, क्लास टेस्ट प्रिपरेशन फ्रॉम बेस्ट टीचर्स। फिर लोन की है वेबसाइटें, डॉक्टर इंस्टा करके है, एक आध और 1mg देखिए आ गई। 1mg भी दवा की कंपनी है, ये आपको दवा सप्लाई कर देती है आपके घर तक। कार्स 24, ये तो सुना है ना आपने, सेकेंड हैंड कार्स यहां पे आके बिक जाती हैं, लिखा है ना, ये देखिए, सेल दे यूज्ड कार्स एट द बेस्ट प्राइस, सेल दे यूज्ड कार्स एट द बेस्ट प्राइस, कार्स 24। डेली हंट is a local language content application. Their goal is to build a platform product for Indian language speakers and onboard more publishers and partners in addition to investing in building tools and team for monetization. मतलब कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा गोल है, एक बहुत बड़ा सेटअप है, इसमें कई सारे पब्लिशर्स और पार्टनर्स जो है ऑन बोर्ड आ जाएंगे, और ये एक इन्वेस्टिंग टूल भी है मोनेटाइजेशन के लिए, यानी कहीं ना कहीं कमाई भी होगी। ये देखिए, आपने अक्सर अपने सेलफोन पे इस तरीके का डेली हंट इंडियाज नंबर 1 लोकल लैंग्वेज ऐप देखा होगा, इसमें न्यूज वीडियोस 14 लैंग्वेजेस में आते हैं, ठीक है ना, डेली हंट करके, बहुत अच्छा है ये। फिर इस तरीके से तमाम मिल्क बास्केट करके दिया हुआ है कि मिल्क से रिलेटेड, ग्रोसरी से रिलेटेड सब चीजें। फार्मीजी, policybazaar.com आपने सुना होगा, लीडिंग इंश्योरेंस स्टार्टअप है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया ना स्टार्टअप क्या चीजें होती हैं। अब अगर स्टार्टअप आपको समझ में आ गया है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ वापस से। ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल, बॉम्बे शेविंग कंपनी करके इन्होंने कोई स्टार्टअप बना दिया। मतलब स्टार्टअप में आप प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं केवल सर्विसेज ही हो, बट ये है कि हाँ, इसमें स्टार्टअप में ऑनलाइन और डिजी और टेक वगैरह का बहुत ज्यादा रोल होता है।
फिर इन्होंने बताना शुरू कर दिया हाउ इंडियन स्टार्टअप्स डिफर फ्रॉम यूएस। तो ये सब कोई खास बात नहीं, हम लोग अपने कंटेंट में आ जाएगा। इस अब देखिए अच्छा लग रहा होगा थोड़ा आपको, मैंने काफी फास्ट तरीके से पूरे 53 स्टार्टअप्स आपके सामने रखे। आप चाहें तो उसको कभी भी गूगल कर लीजिएगा, इंडिया टॉप स्टार्टअप्स करके, तो यही लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, नथिंग हिडन इन दैट। अब आ जाए हम लोग टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर स्टार्टअप्स इफेक्टिव फ्रॉम 2017-18। टैक्स एग्जेम्पशंस फ्रॉम स्टार्टअप इफेक्टिव फ्रॉम 2017-18। तो क्या टैक्स एग्जेम्पशन है? पहला टैक्स एग्जेम्पशन है सेक्शन 80 आईएसी। अभी देखिए गाइस, हम लोग शुरुआत में टैक्स पढ़े हैं, तो अभी तो हम लोग सेक्शन 80 तक नहीं पहुंचे हैं, बट अभी हम लोग सेक्शन 10-20 के आसपास ही हैं। सेक्शन 80, अच्छा 80C तो पढ़ चुके हैं ना आप लोग, 80C पढ़ चुके हैं। 80C के जब आगे चलते हैं तो 80C, 80D, 80E करके 80I तक जब पहुंच जाएंगे तो 80 IAC, the startup incorporated after 1st April 2016 is eligible for getting 100% tax rebate on a period of 3 years, 3 साल के लिए। The annual turnover must not exceed 25 crores in any financial year up to 31st March 2021। ध्यान समझिए, कह रहे हैं 2021 तक आपकी एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 25 करोड़ छू जाते हैं तो हम आपको टैक्स रिबेट नहीं देंगे। और ये स्कीम कब तक है हमारे पास? ये स्कीम हमारे पास 31 मार्च 2021 तक है, ठीक है। द स्टार्टअप शुड हैव टू पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट देना पड़ेगा 18.5%, यानी कि इनकम टैक्स से रिबेट है विद एप्लीकेबल सरचार्ज। मैट होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का मतलब होता है कंपनियों के ऊपर टैक्स निकालने का एक अलग सा तरीका सरकार ने निकाला हुआ है, ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे जाके। फाइनेंस मिनिस्टर हैज अश्योर्ड टू प्रोवाइड मैट एग्जेम्पशन फॉर द फर्स्ट 5 years। एग्जेम्पशन हैव बीन मेड अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट एग्जेम्पशंस हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका होता है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। द इन्वेस्टमेंट में गो अप टू INR 50 लाख एंड द एग्जेम्पशन विल बी अप्लाइड फॉर 3 years। कह रहे हैं 50 लाख तक भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने साल के लिए माफ है? पहले 3 साल के लिए माफ है। इफ इंडिविजुअल होल्ड्स 50% इक्विटी देन द कंपनी में यूटिलाइज द अनइन्वेस्टेड अमाउंट फॉर बाइंग एसेट्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ठीक है ना। तो कह रहे हैं अगर किसी आदमी के पास 50% इक्विटी है देन द कंपनी में यूटिलाइज द इन्वेस्टेड अमाउंट, कंपनी यूटिलाइज करेगी इन्वेस्टेड अमाउंट फॉर बाइंग एसेट्स बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, यानी कि रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट के पहले उनको वो अमाउंट यूज भी करना होगा, ठीक है ना, छूट तब मिलेगी। द डोमेस्टिक कंपनी हु होल्ड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ रुपीज in financial year 14-15 will be liable for 29% tax along with surcharge and other cases and other cess, it will be covered under chapter 6 से। तो मतलब ये भी एक तरीके की इन्होंने छूट दे दी, क्योंकि पहले कभी 30% टैक्स लगा करता था, तो 1% की इन्होंने छूट दी है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज आल्सो प्रपोज डिफरेंट टैक्सेस फॉर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड दे विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 25%, 30 की बजाय 25% टैक्स लगेगा इनके ऊपर। तो ये हमारे सामने कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस हैं फॉर स्टार्टअप्स। गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्स एग्जेम्पशंस ऑन स्टार्टअप्स, ठीक है। आगे आते हैं, बेनिफिट ऑब्लिक एग्जेम्पशंस टू स्टार्टअप्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अभी हम लोग टैक्स की एग्जेम्पशन पढ़ रहे थे और अब हम लोग एग्जेम्पशन पढ़ने जा रहे हैं किसकी? कंपनीज एक्ट 2013 की, एग्जेम्पशंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कह रहे हैं सबसे पहले तो एक क्लॉज जोड़ा गया कंपनीज एक्ट 2013 में डेटेड 13 जून 2017 को कि एक कोई स्टार्टअप है या स्टार्टअप कंपनी है तो उसमें आपके लिए एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्टअप कंपनी अगर माना जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये वही लीगल नाम है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आपकी कंपनी को वाकई स्टार्टअप का दर्जा दे। नेक्स्ट है, द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स हैव बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट an amount of rupees 25 lakh or more received by a startup company, an amount of rupees 25 lakh or more received by a startup company by way of convertible note convertible into equity shares or repayable within a period of not exceeding 5 years from the date of issue in a single tranche
सिंगल ट्रांच का मतलब वन शॉट में, फ्रॉम अ पर्सन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। फिर से पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं, अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर रिसीव्ड बाय अ स्टार्टअप कंपनी by way of convertible equity shares or repayable within the period of not exceeding 5 years from the date of issue in a single transaction, एक बार में 25 लाख, from a person shall not be treated as deposit। तो कह रहे हैं इसको डिपॉजिट की डेफिनेशन में हम नहीं रखेंगे, यानी कि ये भी एक इजी चीज सरकार ने निकाल दी कि अगर कोई आदमी स्टार्टअप में पैसा लगाता है तो वो डिपॉजिट रूल्स 2014 में नहीं आएगा। यानी कि एक तरीके की छूट है, मतलब लोगों को एक तरीके का सरकार ने इजी गोइंग तरीका बता दिया कि आप अगर पैसा स्टार्टअप को दे रहे हो तो आपके ऊपर डिपॉजिट रूल्स 2014 नहीं लगेंगे। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए टू ई ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू स्टार्टअप कंपनी फॉर 5 years। मतलब कोई इन्होंने सेक्शन बता दिया कि स्टार्टअप पे वो सेक्शन नहीं लगेगा। तो एक्चुअली गाइस क्या होगा, यहां पे हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम एग्जेम्पशंस यही पढ़ेंगे कि रूल्स एंड सेक्शंस विल नॉट अप्लाई टू स्टार्टअप्स इनिशियली अप्लाई नहीं करेंगे, बाद में अप्लाई कर लें, बात दूसरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं, कह रहे हैं द प्रोविजन के बाद कह रहे हैं द अपर लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हैव बीन एनहांस्ड टू 35% ऑफ द नेटवर्थ इंस्टेड ऑफ अर्लियर 25%। मतलब कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की जो नेटवर्थ है, आपकी कंपनी की जो नेटवर्थ है उसका आप 25% लोगों से डिपॉजिट ले सकते थे। कंपनियों को एक्चुअली डिपॉजिट लेने से मना किया जाता है ना, डिपॉजिट लेना काम तो बैंकों का है ना। तो कह रहे हैं स्टार्टअप को इस 25% वाले फिगर से छूट दे दी गई है, और तो और 25% तो छोड़ो भैया, 35% तक डिपॉजिट ले सकते हो नेटवर्थ का, और फिर भी डिपॉजिट रूल्स नहीं लगेंगे तुम्हारे ऊपर। मतलब तुमको डिपॉजिट से रिलेटेड जो भी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हैं, नियम कायदे कानून फॉलो करने हैं, वो नहीं करने होंगे। स्टार्टअप्स आर अलाउड टू इशू इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस टू प्रमोटर्स वर्किंग एज एम्प्लॉइज। स्टार्टअप्स आर अलाउड टू इशू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस टू प्रमोटर्स वर्किंग एज एम्प्लॉइज। यानी कि एम्प्लॉइज को आप ईसॉप्स दे सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि वो आपकी कंपनी के प्रति ज्यादा ईमानदार हो जाएं, ऑनेस्ट हो जाएं। तो एम्प्लॉइज को अगर आपने ईसॉप्स दे दिया, यानी कि एम्प्लॉइज को आपने मालिक बना दिया, द लिमिट्स विद रिगार्ड टू स्वेट इक्विटी दैट कैन बी इशूड बाय स्टार्टअप कंपनी फ्रॉम 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल टू 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल। क्या बात है, कह रहे हैं कि एक लिमिट होती है कि आप स्वेट इक्विटी का मतलब क्या हो गया, आपके खून पसीने के बदले आपके स्वेट के बदले वो आपको इक्विटी अलाउ करते हैं। तो कह रहे हैं कंपनी की अगर 100 करोड़ की कंपनी है या 1 करोड़ की कंपनी है तो स्वेट इक्विटी केवल 25% अलाउड है, लेकिन स्टार्टअप में स्वेट इक्विटी कितनी अलाउड है, 50% अलाउड है। यानी कि आपकी कंपनी के 50% शेयर हो सकता है आपके एम्प्लॉयज लिए हो। पहले ये लिमिट 25% हुआ करती थी, ये आपको नहीं आइडिया होगा पहले से, बट यहां पे आप स्टडी कर सकते हैं। द एनुअल रिटर्न ऑफ स्टार्टअप कंपनी में बी साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी। एनुअल रिटर्न ऑफ द स्टार्टअप कंपनी हैज टू बी साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी, और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, या तो कंपनी सेक्रेटरी कर दे या डायरेक्टर कर दे। फॉर स्टार्टअप कन्वीनिंग एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग करनी है आपको, वैसे नॉर्मल को 4 करनी होती है, विद अ गैप ऑफ 2 मीटिंग्स ऑफ नॉट लेस देन 90 डेज, और 2 मीटिंग में 90 दिन। तो ये सारे आपको छूट दिए गए हैं स्टार्टअप्स को। तो 8 इस छूट दी गई है स्टार्टअप्स को। तो एक बार जरा इन 8 को रीड कर लीजिए प्लीज, रीड देम वंस मोर। सो फ्रेंड्स, आपने रीडिंग कर ली सारे पॉइंट्स की।
आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। गाइस मैं आपको बताऊं, जितनी भी अपनी कंपनियां हैं, एलएलपी है या कुछ भी है, सबके रजिस्ट्रेशन स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में रजिस्ट्रेशन स्टेप पे ही क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है। व्हाट फॉर्म शुड योर स्टार्टअप वेंचर हैव, आपका स्टार्टअप जो भी है वो लगभग किस फॉर्म में होना चाहिए। तो कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन इंडिया, कंपनी फॉर्म में हो सकता है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन एंड प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू ऑल फेजेस ऑफ कंपनीज लाइफ लाइक इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट, मर्जर, वाइंडिंग अप। तो कह रहे हैं कि आप कंपनी फॉर्म के रूप में बनाओ। किसके रूप में बनाओ? कंपनी के फॉर्म के रूप में बनाओ, आरओसी। उसके बाद जो है रजिस्टर ऑफ कंपनीज इज अपॉइंटेड अंडर द एक्ट फॉर डेजिग्नेटेड रीजंस, who is the nodal authority of affairs related to companies in that particular region। तो कह रहे हैं कि आरओसी जहां पे भी आपकी कंपनी है वहां के आरओसी के तहत आप अपने आप को रजिस्टर कराइए। ये हम लोग को आता है, हम लोग चैप्टर 1 2 3 में पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया, यार ये तो रिपीट इनको देना ही नहीं चाहिए था, हम लोग को मालूम है टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वी नो इट वेरी वेल, हम लोग इसके बारे में इन डेप्थ स्टडी कर चुके हैं खूब सारी। ओपीसी पे तो पूरा चैप्टर कर चुके हैं। चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम सब आता है हमको, हम लोग तो मेमोरेंडम छोड़ो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम तक सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये सब हमको मालूम है। प्री इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज हम लोग को सब मालूम है, डिजिटल सिग्नेचर, डिन चाहिए होता है, एमओए फाइल होना होता है, आरओसी के यहाँ फाइल होना होता है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज, अब गाइस क्या है, एग्जाम में ऐसा टॉपिक भी आ सकता है कि व्हाट आर द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्री इनकॉर्पोरेशन तुमको मालूम है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या है कि कह रहे हैं वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन इश्यूड द कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। इट शुड बी हैविंग इट्स ओन टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो उनके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर होना चाहिए। कह रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए उनको होल्ड करनी पड़ेगी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इमीडिएटली, ये मार्क कर लीजिए। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद पहला काम जो करना होता है वो करना होता है बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी होती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। कन्वीनिंग द एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर, मेंटेनिंग ऑल सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग ऑफ स्टैच्यूटरी रजिस्टर्स, मिनट बुक्स एंड ऑल कंप्लायंसेस रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट। ये सारी चीजें गाइस हमें करनी पड़ेंगी, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज हैं। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अकॉर्डिंग टू अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर के आसपास ये क्वेश्चन आ जाएगा, और इसको पॉइंट वाइज बना लीजिए। एक है होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, मेंटेनिंग सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स 3, स्टैच्यूटरी रजिस्टर्स 4, मिनट बुक एक्सेट्रा 5। तो गाइस कोई बड़ी बात नहीं को 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 5 पॉइंट है ना। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्टार्टअप। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्टअप के? चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टार्टअप का लीगल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? एलएलपी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए, एनजीओ होनी चाहिए, ये देखना पड़ेगा। Choosing an appropriate legal structure is one of the most crucial decisions of a startup. The decision should be based on individual circumstances and host of factors, मतलब many factors such as nature and sector and operations. किस टाइप का धंधा पानी है आपका, ये आपको देखने की जरूरत है। किस टाइप का धंधा पानी है ये आपको देखने की जरूरत है कि कौन स्टेक होल्डर्स हैं, क्या नंबर्स हैं, कितना पैसा चाहिए, ओनर कौन है, मैनेजमेंट क्या है। Preferred equity structure for startup in India are like limited liability partnership and private limited company। देखो कह रहे हैं generally right legal structure है limited liability partnership और generally right legal structure है private limited। कह रहे हैं इन्हीं दो में से एक बनाओ, LLP बनाओ या प्राइवेट लिमिटेड बनाओ। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का कि भाई किसी भी स्टार्टअप के लिए राइट लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड।
फिर कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंसेस, ये सब चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर बन जाना चाहिए आपका, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर बन जाना चाहिए, टैन वैट रजिस्ट्रेशन, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ये सब चीजें अपनी क्लियर हो जानी चाहिए। बिजनेस लाइसेंसेस आर परमिट्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी startup to start continue to operate a particular business within its territorial jurisdiction lawfully। तो कह रहे हैं आपका अपने जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है जहां पे भी आपकी कंपनी मेड है वहां पे काम को लॉफुली करने के लिए आपको ये सारे लाइसेंसेस पैन टैन वाले कर लेने चाहिए। प्लस जैसे आपको ये खाने पीने का स्टार्टअप है तो आपको कोई फूड सेफ्टी नॉर्म्स लाइसेंसेस, हेल्थ ट्रेड शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस एक्ट, फायर की एनओसी, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी, ठीक है ना। इस तरीके से लोकल पीएस, कुछ कुछ केसेस में जैसे एक्साइज के लाइसेंसेस में लोकल पुलिस स्टेशन का भी साइन चाहिए होता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम कर रहे हैं तो रेरा इन्वॉल्व हो सकता है उसमें, RERA। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपके जो पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, वो सब आप रजिस्टर करा लीजिए ताकि किसी प्रकार का आपके साथ कोई डिजाइनिंग, सीक्रेटिंग, इन्वेंशन, पेटेंट्स, ये सब किसी प्रकार का कोई ट्रबल ना हो रहा हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में नेक्स्ट आ जाए फाउंडर इक्विटी स्प्लिट एंड वेस्टिंग। फाउंडर इक्विटी स्प्लिट एंड वेस्टिंग यानी कि अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है वो तो फाउंडर इक्विटी हो गया। अब क्या हो रहा है, स्टार्टअप या तो स्प्लिट हो रहा है या उसकी वेस्टिंग हो रही है। स्प्लिट का मतलब और वेस्टिंग का मतलब क्या है, आइए स्टडी करें। फाउंडर इक्विटी शुड बी स्प्लिट अमंग्स फाउंडर्स, यानी कि जो भी फाउंडर मेंबर हैं 3 4 5 उनमें आपस में इक्विटी शेयर बांट दिया गया। along with their time, effort and capital contribution, splitting founder equity equally by default without a thorough discussion or expectations and contribution generally leads to tension and unhappiness। कह रहे हैं देखो भाई शुरुआत में मेहनत कर लो, क्लियर कर लो चीजों को कि किसका क्या रोल है, कौन कितना पैसा लगा रहा है, कौन कितना टाइम देगा, कौन कितने ऑपरेशन संभालेगा, उसी हिसाब से शुरुआत में ही सबको इक्विटी उतनी उतनी बांट दो कि तुम्हारा 30%, तुम्हारा 15%, तुम्हारा 20%, तुम्हारा 25%, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई टेंशन या अनहैप्पीनेस ना हो। बाद में किसी प्रकार की कोई टेंशन या कोई अनहैप्पीनेस ना हो। फाउंडर शेयर शुड बी ऑलवेज सब्जेक्ट टू वेस्टिंग शेड्यूल। जो फाउंडर शेयर्स हैं उनका एक वेस्टिंग शेड्यूल होना चाहिए। क्या होता है मतलब एक पीरियड बाय पीरियड, भाई इस दिन हमने 5% शेयर ले लिए, जरूरत पड़ने पे हमने इतना पैसा कंपनी को और दिया तो इतने शेयर ले लिए। तो इस तरीके के टिपिकली कह रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years when vesting is imposed on the founder equity, the uninvested shares held by the founder become subject to a contractual right to repurchase and transfer often at a nominal value। और अगर कोई फाउंडर टर्मिनेट हो गया है or voluntarily leaves the startup, then it is very important to ensure the future viability of the business। कह रहे हैं अगर फाउंडर मेंबर छोड़ के जा रहा है, अरे यार जिन 3 लोगों ने मिलकर कंपनी चालू करी थी उन 3 में से कोई एक जा रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये स्टार्टअप अब चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये एक बार फाउंडर इक्विटी स्प्लिटिंग एंड वेस्टिंग को रीड करिए एक बार।
सो फ्रेंड्स आपने रीड कर लिया होगा, इसमें बस वही एक चीज आई थिंक जो थोड़ा सा आपके दिमाग में ट्रबल कर रही होगी कि लिख दिया ना, फाउंडर शेयर्स शुड ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू वेस्टिंग शेड्यूल। वेस्टिंग शेड्यूल में आप एक्चुअली क्या करिए, एक मीनिंग लिख लीजिए। वेस्टिंग का मतलब होता है, वेस्टिंग का मतलब होता है acquiring shares over a period of time, acquiring shares over a period of time। लोकल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं acquiring share in parts, समय अनुसार धीरे धीरे शेयर्स खरीद रहे हैं, उसको कहते हैं वेस्टिंग। तो फाउंडर्स धीरे धीरे शेयर्स खरीद रहे हैं या एम्प्लॉयज धीरे धीरे शेयर खरीद रहे हैं, उसको वेस्टिंग कहते हैं। तो स्टार्टअप्स में जनरली यही होता है। नेक्स्ट वी हैव फाउंडर एग्रीमेंट्स। फाउंडर्स के जो एग्रीमेंट्स हैं वो क्या हैं? फाउंडर एग्रीमेंट इज द मोस्ट वैल्यूएबल टूल टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फाउंडर्स ऑफ द स्टार्टअप। The agreement should represent a clear understanding. Agreement should represent a clear understanding between the founders. Founder agreement should clearly mention the roles and responsibilities, the decision making, operating structure of the startup, assignment of intellectual property, and treatment of promoters and exit process. ये सारी चीजें गाइस फाउंडर एग्रीमेंट्स में आती हैं। यानी कि जो लोग फाउंडर हैं, जो लोग स्टार्टअप्स की नींव रख रहे हैं, उनको ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए शुरुआत में। आनन फानन में विदाउट एनी प्लानिंग इन कामों को अंजाम नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि जो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको एंश्योर करना चाहिए रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, डीलिंग टर्म्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिगार्डिंग जॉब प्रोफाइल, कॉम्पनसेशंस, अदर एसोसिएटेड बेनिफिट्स, regarding startups, regarding stopping employees from setting up competing entities। बहुत बढ़िया। एक्चुअली स्टार्टअप में कोई गेम नहीं होता है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि भाई एक बहुत दिमाग का गेम होता है कि ये सोच डाला और फिर उसको कर डाला, और दुनिया में कोई नहीं कर रहा था तो एकदम से आपको तेजी से पैसा कमा लिया, तेजी से ग्रो हो गया, फास्ट ग्रो हो गया। तो एम्प्लॉयज ने सोचा अरे यार इसने ऐसा कर लिया, हमारी मदद से तो किया है, हम भी तो इनके साथ काम करते थे, हम भी लो यही कर लेते हैं। इन्होंने कंपनी खोली है 1 mg, हम कंपनी खोल देते हैं 2 mg। तो कह रहे हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स आप कर लीजिए विद द एम्प्लॉयज की आप पैरेलल इंडस्ट्री रन नहीं करोगे। स्टॉपिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम सेटिंग अप कॉम्पिटिंग एंटिटीज, पोचिंग, दूसरी कंपनी आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज को ना पोच करे, हमारी कंपनी दूसरे कंपनी के एम्प्लॉयज को, अरे यार हिंदी वर्ड, एम्प्लॉय तोड़ना, वहां से तोड़ ला एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉयज, क्लाइंट, कस्टमर्स, नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज, प्रिवेंटिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम क्लेमिंग एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट on the work done and developed during the course of employment, assigning of intellectual property right। मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट के दौरान हमने कोई पेटेंट, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई कॉपीराइट, कोई लोगो एक्सेट्रा डेवलप कर लिया। तो ये पेटेंट, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कॉपीराइट, ये लोगो
ना चला जाए किसी के पास, और कोई एम्प्लॉय उसको कॉपी पेस्ट ना कर दे, बेच ना दे, कंपनी की फर्म की सीक्रेट्स को लीक ना कर दे। ये सारी चीजें गाइस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा होती हैं। अब देखिए, मतलब सोचिए आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल में ये सब चीजें सिखाई जा रही हैं कि आपको एम्प्लॉइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लेना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की यूएसपीज कभी लीक ना हो। सो दिस इज गाइस व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद आ जाएं हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल, ईसॉप। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस का मतलब हो गया कि एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत के बदले, एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत के बदले जब कभी इक्विटी इशू किया जाएगा, एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत के बदले जब कभी इक्विटी इशू किया जाएगा तो उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या पूल के नाम से जाना जाएगा। कुछ एम्प्लॉयज के अंदर बहुत ईमानदारी होती है या टैलेंटेड एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम ये बोल देते हैं कि आप हमारी कंपनी में आइए, सैलरी तो लीजिए, साथ ही परसेंटेज शेयर भी ले लीजिए। और परसेंटेज शेयर के लिए देखिए क्या लिखा हुआ, अट्रैक्ट टैलेंट एंड रिटेन एम्प्लॉयज बाय रिवॉर्डिंग देम। ESOPs create a sense of ownership among the employees. It is important to note that ESOPs are not shares. They are structured in a way that they have an option to buy shares at a discounted price. We typically see a pool of 10% to 15% allocation towards the ESOP. कह रहे हैं कंपनियां जनरली 10 से 15% अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को बांट देती हैं कि जब कभी कंपनी में ज्यादा नफा होगा या एम्प्लॉयज बहुत ऑनेस्ट हो जाते हैं कंपनी के प्रति। जैसे मान लो अक्सर शाम को ऑफिस बढ़ा के गए, बत्ती पंखा खुला छोड़ गए एम्प्लॉयज, नहीं मतलब है हमारा क्या जा रहा है। लेकिन अगर एम्प्लॉयज आपकी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो वो इस चक्कर में रहेंगे कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज ना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा तो पीएल में डेबिट कम होगा, पीएल में डेबिट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और वो शेयर किसके हैं? हमारे, हम एम्प्लॉइज हैं। इसलिए एम्प्लॉइज को शेयर होल्डिंग देना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीका है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को फास्ट ग्रो कराने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स, अक्सर गाइस हम लोग थर्ड पार्टीज के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, अक्सर हम लोग थर्ड पार्टीज के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कई तरीके के, कि आप हमको ये फैसिलिटी दीजिए तो हम आपको ये देंगे। कभी कभी थर्ड पार्टीज को स्टेक्स दे देते हैं, कभी कभी कोई बहुत महंगी मशीनरी खरीदनी है 50 लाख रुपए की और देने के लिए हमारे पास 50 लाख रुपए नहीं है, तो हम उनको अपना इक्विटी दे देते हैं कि सर हमने आपको 50 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए अपनी कंपनी के, हम तरक्की करेंगे तो आपके लिए भी ये शेयर्स कभी ना कभी ग्रो करेंगे। तो एंटर इनटू थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स विद नेगोशिएटिंग टर्म्स, उनके ऑल राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह उनको बताए जाएं थर्ड पार्टी को। क्लॉजेस रिलेटेड टू ब्रीच, टर्मिनेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह सब बताए जाएं थर्ड पार्टी को। तो जो भी हमारी थर्ड पार्टीज हैं उनके साथ के सारे अग्रीमेंट्स बहुत अच्छे से पता लगाने चाहिए गाइज। इसका मतलब देखिए बहुत कठिन नहीं है स्टार्टअप बनाना, सिस्टमैटिक तरीके से आप बनाइए तो बनता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हो गया? कह रहे वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग अ स्टार्टअप is to raise capital for working capital requirements and growth. इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग का मतलब, अब यार मेन मुद्दे की बात है कि हमको मनी कहां कहां से लेके आना है। तो मनी लेके आने के वही 4-5 तरीके होते हैं। अपनी रिटेन अर्निंग्स कर लो, दोस्तों यारों रिश्तेदारों से पैसा ले लो, बैंक से लोन ले लो, वेंचर कैपिटलिस्ट फाइंड कर लो,
एंजल इन्वेस्टिंग कर लो, यही सब तरीके हैं मनी को लाने के। देखिए इन्होंने लिख दिया HNIs, एंजल्स, फंड्स, ये सब तीनों पढ़ चुके हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट्स एंड राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, ड्यू डिलिजेंस जरूर करना चाहिए स्टार्टअप के पहले कि ये जो हम धंधा पानी करने जा रहे हैं ये हमको कुछ सेव करके देगा कि नहीं देगा, हम इसमें ग्रोथ अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग में आती हैं। नेक्स्ट वी हैव कंप्लायंस मैनेजमेंट। कंप्लायंस मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ? कंप्लायंस मैनेजमेंट मतलब हो गया कि हमको अब चीजों को लेके कंप्लाई करना है। कंप्लाई करना है मतलब क्या हो गया कि कंप्लायंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इज ऑफन ओवरलुक्ड बाय मेनी स्टार्टअप्स। There are multiple laws applicable to specific entities and structures. Extremely critical and sustainable growth of the business. Legal and secretarial accounting taxation compliances. Employee related associated compliances. और ये सभी तरीके के फाइन्स एंड स्टार्टअप्स हमारे लिए फ्रेंड्स हम लोग को देखने पड़ेंगे। तो ये कंप्लायंस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको अपने स्टार्टअप में रेगुलेट करना पड़ेगा कि सभी चीज, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हैं। सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड। आपकी कंपनी के ऊपर जो भी कंप्लायंसेस लग रहे हैं वो सभी कंप्लायंसेस आप फॉलो करें। दिस इज व्हाट इज गाइज कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑल अबाउट। अच्छे से रीड करिएगा। सो फ्रेंड्स, कंप्लायंस मैनेजमेंट आ गया होगा आपको समझ में कि व्हाट इज दिस कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑल अबाउट, कि हमको सारी चीजों को कंप्लाई करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो स्टार्टअप हमारे लिए एक अच्छी चीज आ गई। आज फिलहाल हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि अभी भी बहुत सारा कंटेंट बाकी है स्टार्टअप को समझाने के लिए, और वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। तो मे बी नेक्स्ट टर्न पे मैं आपके लिए कुछ और लेके आऊंगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, कॉर्पोरेट जंगल से, स्टार्टअप से रिलेटेड चीजें। मूड हुआ तो एक आध कोई केस स्टडी ले आऊंगा अच्छी सी स्टार्टअप से रिलेटेड, वो स्टडी कर लेंगे हम लोग। और फिर फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल फॉर स्टार्टअप से हम लोग नेक्स्ट टर्न पे टेकअप करेंगे। ठीक है, यहां तक रीडिंग करिएगा। थैंक यू वेरी मच।